हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक के पार्ट 1 to 8 लेक्चर्स जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम पहले डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंडियन मनी मार्केट में, स्पेशली कॉल मनी मार्केट के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉल मनी मार्केट का हमने एक पार्ट पिछले वीडियो लेक्चर्स पार्ट 8 में पढ़ा था, जिसका रिमेनिंग पार्ट है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है लोकेशन ऑफ कॉल मनी मार्केट। देखिए, इंडिया की जो कॉल मनी मार्केट है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक ही सीमित रह गई है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जस्ट लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, और यहीं पर ही जो है कॉल मनी मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके रीज़न्स हैं। उसके रीज़न ये हैं कि यही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर्स इन्हीं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं। इस वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कॉल मनी मार्केट कंपेयर टू अदर एरिया ऑफ कंट्री ज़्यादा डेवलप है। और दूसरा, यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। मुंबई में भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, यहाँ पर सब जगह स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं, रीजनल और नेशनल। तो ये भी एक रीज़न है। अगर इनमें भी कंपेयर किया जाए तो मेन जो कॉल मनी मार्केट है वो मुंबई तक ही सबसे ज़्यादा सीमित रह गई है। उसका रीज़न ये है कि मुंबई में जो कॉल मनी मार्केट है वो ज़्यादा को सेंटर्ड क्यों हो गई है, वहीं पर ही ज़्यादा कॉल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस क्यों किए जाते हैं, उसके कई रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं वो मुंबई में है। चाहे वो जितने भी मेजर कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे आरबीआई का हेड ऑफिस है या एलआईसी का है या यूटीआई का है, वो ज़्यादातर जो है मुंबई में ही स्थित हैं। इस वजह से भी जो कॉल मनी के ट्रांजैक्शंस हैं मुंबई में ज़्यादा किए जाते हैं। इसके अलावा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो देश की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, या दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी मुंबई में लोकेटेड है। इस वजह से भी जो कॉल मनी के ट्रांजैक्शंस हैं वो मुंबई में ज़्यादा किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ कंट्री। और तीसरा, जो मुंबई में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप है। वहाँ पर जो एक दूसरे से जो ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो कम्युनिकेट करना पड़ता है वो काफ़ी इजीली है, काफ़ी एक्सेसिबल है। तो इस वजह से जो है हमारी कंट्री में जो है कॉल मनी मार्केट जो मोस्टली जो को सेंटर्ड हो गई है वो स्पेशली को सेंटर्ड हो गई है मुंबई में। बाकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है या अहमदाबाद है, वहाँ पर कई रीजंस हैं जो कंपेयर टू मुंबई वहाँ डेवलप नहीं हो पाए। उसके रीजंस तो ये हैं कि जोग्राफिकल काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ पर उतना कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर नहीं है, जिसकी वजह से एक ही पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट कॉल मनी रेट पाए जाते हैं। तो उन एरिया में ज़्यादा कॉल मनी मार्केट जो है वो डेवलप नहीं हो पाई। तो लोकेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे कंट्री की जो मोस्टली जो कॉल मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं वो मुंबई में को सेंटर्ड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, वो आता है साइज ऑफ कॉल मनी मार्केट। देखिए, इंडिया में जो कॉल मनी मार्केट का जो साइज़ है वो, यानी कि वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। उसके कई रीजंस हैं, क्योंकि कॉल मनी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बिल मार्केट पे डिपेंड करती है। और जैसा कि हम पहले भी कई बार टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कंट्री का जो बिल मार्केट है वो काफ़ी अंडर डेवलप है और उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी लो हैं, जिसकी वजह से कॉल मनी मार्केट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो कॉल मनी मार्केट से पैसा उठाने की बजाय वो क्या करते हैं कि आरबीआई से डिस्काउंटिंग फैसिलिटी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आरबीआई से उनको डिस्काउंटिंग फैसिलिटी बड़ी इजीली मिल जाती है। तो इस वजह से भी जो कॉल मनी मार्केट के जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं, उसका साइज़ कम होता है। और तीसरा ये भी है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो एसएलआर के रूप में, चाहे वो सीआरआर के रूप में। इसलिए भी उनको जो कॉल मनी से जो मनी की नीड होती है वो काफ़ी कम होती है।
चौथा, हमारे देश की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है या जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। इवन जो हमारे जो सबसे डेवलप स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। इस वजह से जो इसमें जो डीलर्स होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के डीलर्स होते हैं, उन्हें भी जो है कॉल मनी से ज़्यादा पैसे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिफ्थ रीज़न ये है कि आरबीआई ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कमर्शियल बैंक्स पर कि वो जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए एडवांस या लोन वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए मनी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो अभी कॉल मनी मार्केट का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। इवन हमारी कंट्री का जो बिल मार्केट है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा है। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स हैं वो भी डे बाय डे कंटिन्यूस बढ़ने लगे हैं। इवन हमारे जो बैंकों की भी डिमांड्स हैं और उनके जो वर्किंग स्टाइल है वो उसमें काफ़ी चेंज आने लगा है। लेकिन अभी के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारे कॉल मनी मार्केट का साइज़ काफ़ी छोटा है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल रेट्स। देखिए कॉल रेट्स क्या होते हैं। देखिए जो कॉल मनी के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है उसे कॉल रेट्स कहते हैं, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है कॉल मनी पर। ये बहुत वोलेटाइल होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उतार चढ़ाव आता रहता है और एक ही दिन में ना जाने कितनी बार इसमें रेट्स में बहुत चेंज आता है। ना केवल दिन में बल्कि यूं कहा जाए कि घंटे दर घंटे भी इसमें रेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। कई बार तो 1-2% से लेके 140% तक इसमें जो है रेट वेरिएशंस करते हैं, यानी कि रेट घटते बढ़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और कई बार तो इतना भी हो जाता है इन रेट्स में उतार चढ़ाव कि आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ता है बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि कॉल रेट्स में अगर इम्बैलेंसिंग हो जाएगी तो मनी मार्केट के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो कई बार आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, इंटरवेंशन करना पड़ता है कॉल रेट्स को स्टेबलाइज करने के लिए। हालांकि 2005-06 से जो है आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड, जो भी कॉल मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो केवल इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी कि केवल बैंक टू बैंक ही जो है वो दूसरे बैंकों को कॉल मनी या तो ले सकते हैं या दे सकते हैं। अदर पार्टिसिपेंट्स पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिए आरबीआई ने। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं अलग अलग कमेटी की कॉल मनी मार्केट के बारे में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट। देखिए सुखमनी कमेटी बनाई गई थी, चक्रवर्ती कमेटी 1982 में। इन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने रिकमेंडेशन ये दी थी कि जो नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने की राइट दे दिया जाए, उन्हें हक दे दिया जाए ताकि वो भी कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकें। उनकी रिकमेंडेशन ये भी थी, उनका रीज़न ये भी था कि जो नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास इतने ह्यूज फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो कॉल मनी के ऊपर या मनी मार्केट के ऊपर जो आरबीआई का कंट्रोल है उस कंट्रोल पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आरबीआई का कंट्रोल वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि ये जो नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं इनके पास अपने कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स नहीं होते, बल्कि जो जो पहले से अवेलेबल फंड्स हैं ये उसी को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी का दोबारा पुनर्वितरण करेंगे। इसलिए जो सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी अलाउ कर दिया जाए कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन टाइम टू टाइम अदर कमेटीज़ भी आती रही, उन्होंने भी अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। जो नेक्स्ट कमेटी आई उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वो आई द वगुल कमेटी रिपोर्ट। जो वगुल कमेटी है वो 1990 में आई। वगुल कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी वो सुखमनी चक्रवर्ती कमेटी से बिल्कुल डिफरेंट दी। उनका ये मानना था कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कॉल मनी मार्केट में, क्योंकि अब जो हमारी इंडियन मनी मार्केट में अदर न्यू इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, उन्हें वहाँ अलाउ करना चाहिए। यानी कि जो नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कॉल मनी में तो रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि वो कॉल मनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन जो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें उसके लिए अलाउ कर देना चाहिए कि वो अपना पैसा जो है मनी मार्केट के जो अदर इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ लगाए, बजाय
कॉल मनी में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वगुल कमेटी ने एक तरीके से अपनी रिकमेंडेशन दी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो बैंक से हटकर हैं, उन्हें डिसअलाउ कर दिया जाए कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसी तरीके से एक नेक्स्ट कमेटी आई, वो आई नरसिम्हम कमेटी 2 की रिपोर्ट, वो आई थी 1998 के अंदर। इन्होंने भी वगुल कमेटी जो रिकमेंडेशंस थी उसी को कंटिन्यू रखा। इन्होंने भी यही कहा कि जो नॉन बैंकिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें डिसअलाउ कर देना चाहिए कॉल मनी में, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो अदर डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ही अलाउ करते हैं कॉल मनी में पार्टिसिपेट करने के लिए, नॉन बैंकिंग को वो भी अलाउ नहीं करते। तो इसलिए हमें भी जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कॉल मनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन्होंने भी वही रिकमेंडेशंस दी कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मनी मार्केट के जो डिफरेंट रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल्स है, उनके अंदर जो है उनको अलाउ करना चाहिए ताकि वो वहाँ पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये जो डिफरेंट कमेटी हैं इन पर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो भी हमने आज टॉपिक डिस्कस किए हैं, जस्ट लाइक चाहे वो लोकेशन है, चाहे वो साइज़ है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल हैं। इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, इसलिए इसको जरूर तैयार करिएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स बाय आरबीआई। आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं कॉल मनी मार्केट के। उन नॉर्म्स को फॉलो करना इसके पार्टिसिपेंट्स के लिए ज़रूरी है। ये जो नॉर्म्स हैं ये दोनों तरीके के हैं, लैंडिंग नॉर्म्स भी हैं और बोरिंग नॉर्म्स भी हैं। यानी कि लैंडिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, बोरिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए बोरिंग के ऊपर रिकमेंडेशन दे रखी है आरबीआई ने कि फोर्टनाइटली, देखिए इनको ना रिपोर्ट भेजनी होती है फोर्टनाइटली, यानी कि हर 14 दिन के अंदर, हर 14-15 दिन के अंदर जो इनको रिपोर्ट भेजनी होती है, उसके अंदर जो मेंशन है कि हर 15 दिन में जो ये रिपोर्ट भेजेंगे उसमें जो इनका कॉल मनी के अंदर जो बोरिंग है, इनकी उधार ले रखी है, वो इनके कैपिटल फंड्स का 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। यानी कि जितना इनका कैपिटल फंड्स है मैक्सिमम उसके बराबर ही इन्होंने कॉल मनी से उधार लिया होना चाहिए, उससे ज़्यादा उधार नहीं लिया होना चाहिए। और इन 15 दिन के एवरेज निकालते वक्त जो बीच के दिन है, इनकी 15 दिन के जो अलग अलग दिन हैं, उसमें किसी भी दिन जो बैंकों ने अपने कैपिटल फंड्स का 125%, यानी कि अपने कैपिटल फंड्स का 125% से ज़्यादा उन्होंने नहीं उधार ले रखा होना चाहिए। तो यानी कि इनकी लिमिटेशंस मान दी 100% से 125% पर। 15 दिन की एवरेज देखी जाए तो वो 100% आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और किसी पर्टिकुलर दिन जो है उनका कैपिटल फंड से 125% से ज़्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए कॉल मनी मार्केट में। दूसरी ओर लैंडिंग के लिए जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए जो रूल्स हैं वो ये रूल्स ये हैं कि ये अपने कैपिटल फंड्स का फोर्टनाइटली जो है अपने कैपिटल फंड्स का 25% से ज़्यादा उधार नहीं दे सकते। इनकी जैसा हमने बोरिंग में डिस्कस किया था ऐसे ही हम लैंडिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनका फोर्टनाइटली जो एवरेज निकाला जाएगा, इनकी 15 दिन का एवरेज निकाला जाएगा, उस 15 दिन के एवरेज में किसी भी दिन जो है मतलब जो टोटल एवरेज आएगी वो एवरेज उनके टोटल कैपिटल फंड्स का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी भी दिन ऑन अ डेली बेसिस पे देखा जाए कि इन 15 दिन में किसी भी पर्टिकुलर डे को उनके टोटल कैपिटल फंड्स का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो लैंडिंग है, यानी कि उससे ज़्यादा वो उधार नहीं दे सकते। उन्हें इस नॉर्म्स को मानना जरूरी है। इसी तरीके से आरबीआई ने औरों के लिए भी कुछ रूल्स बनाए हैं, जस्ट लाइक कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो बोरिंग का फंडा है वो ये है कि वो अपने जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, कि जो उनके पास डिपॉजिटर डिपॉजिट कराते हैं, जो भी उनके पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट्स आए हैं उसका 2% तक वो बोरिंग कर सकते हैं। यानी कि जितना भी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं तो उसका 2% केवल 2 करोड़ रुपये वो जो है बोरिंग कर सकते हैं कॉल मनी के अंदर। 2% से ज़्यादा बोरिंग नहीं कर सकते, ये उनका रूल है। इसमें जो है डेली बेसिस पे है, ये फोर्टनाइटली बेसिस पे नहीं, इनके ऊपर फोर्टनाइटली रूल लागू नहीं होता, इनके ऊपर केवल डेली का रूल लागू होता है कि डेली बेसिस पे किसी भी दिन जो है इनका जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डिपॉजिट्स का 2% से ज़्यादा जो है बोरिंग
नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है लैंडिंग का, इनके ऊपर लैंडिंग के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी चाहें वो कॉल मनी के अंदर लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। यानी कि बोरो करने के लिए तो नॉर्म्स हैं, लेकिन लैंडिंग करने के लिए आरबीआई ने इनको छूट दे रखी है, ये जितना चाहें उतना लैंड कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं। थर्ड आते हैं प्राइमरी डीलर्स। देखिए प्राइमरी डीलर्स के लिए जो है रूल्स है जो बोरिंग्स का, वो ये है आरबीआई नॉर्म्स कि जो इनका नेट ओन फंड्स होता है, जिसे हम एनओएफ भी कहते हैं, नेट ओन फंड्स का 200%, यानी कि एक तरीके से दुगना कह लो, 200% से ज़्यादा ये उधार नहीं ले सकते ऑन अ डेली बेसिस, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की कंपैरिजन की जाएगी। यानी कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के उनके एनओएफ थे, नेट ऑन फंड्स थे, उसका दुगना यानी कि 200% से ज़्यादा वो बोरिंग नहीं कर सकते कॉल मनी मार्केट में। और जहाँ तक सवाल है लैंडिंग का, लैंडिंग के लिए उनके ऊपर रूल्स ये है कि वो अपने एनओएफ यानी कि नेट ओन फंड्स का 25% से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर डे में यानी कि डेली बेसिस में वो उधार नहीं दे सकते। यानी कि उधार लेने की जो उनकी लिमिट है वो तो नेट ओन फंड्स का 200% यानी कि डबल है, लेकिन उधार देने की जो लिमिट है वो केवल 25% है अपने नेट ओन फंड्स का। तो देखिए ये जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए लैंडिंग के भी रूल बना रखे हैं और एज वेल एज बोरिंग के भी रूल बना रखे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए कौन से बोरिंग का क्या रूल है और क्या लैंडिंग रूल्स है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉल मनी मार्केट। क्या एडवांटेजेस हैं कॉल मनी मार्केट की? सबसे पहले इंश्योर्स लिक्विडिटी। देखिए कॉल मनी मार्केट जो है एक लिक्विडिटी इंश्योर करता है, क्योंकि कॉल मनी में पैसा उठाना बहुत इजीली है, बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स मिल जाते हैं। और ख़ासकर बैंकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बैंक जो है कॉल मनी में अपना पैसा लगा सकते हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़े वो इस को आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरी लो कॉस्ट पर। क्योंकि जब भी मान लीजिए उनको किसी की पेमेंट करनी है या किसी पैसे की रेमिटेंस यानी कि भेजना है, किसी को पैसे भेजने हैं, डिलीवर करने हैं, किसी को लोन प्रोवाइड करना है, तो किसी भी वक्त जो भी उन्होंने पैसा कॉल मनी में लगा रखा हो उसको वो आसानी से वापस मंगा सकते हैं और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये लिक्विडिटी बनाए रखता है मार्केट के अंदर। सेकंड, हाई प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है खासकर कमर्शियल बैंक्स के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो कॉल रेट्स हैं वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, यानी कि उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है। अब क्योंकि उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहता है तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो जिन दिनों कॉल रेट्स काफ़ी ऊपर हो वो अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिससे कि वो अपने सरप्लस फंड्स पर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं अपने डिपॉजिटर के लिए, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और वैसे भी मान लीजिए उनके जो फंड्स हैं वो आइडल पड़े हैं, उस पर कोई उनको रिटर्न नहीं मिल रही, उसके ऊपर कोई अर्निंग नहीं हो रही, तो इन फंड्स को वो कॉल मनी में लगाकर अपनी अर्निंग एश्योर कर सकते हैं, अपनी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। तीसरी एडवांटेज आती है सेफ एंड चीप लोन्स। देखिए कॉल मनी के जो लोन्स होते हैं हालांकि वो अनसिक्योर्ड होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसके लिए कोई कोलेटरल नहीं करना होता, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी होती, लेकिन उसके बावजूद ये जो लोन्स हैं काफ़ी सेफ़ होते हैं। सेफ़ क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया गया अब तो ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, यानी कि बैंक टू बैंक एक दूसरे को दिए जाते हैं, तो बैंकों की जो पोजीशन है फाइनेंशियल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए लोन के डूबने के जो चांस हैं वो कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं। और ये चीप लोन्स हैं क्योंकि इनकी जो कॉल रेट्स है वो बहुत रीज़नेबल होती है, जिस पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जा सकता है। तो यानी कि एक सेफ भी है और एज वेल एज चीप भी है, क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, काफ़ी लो कॉस्ट पे जो है इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। फोर्थ एडवांटेज जो आती है वो आती है असिस्टेंस टू सेंट्रल बैंक ऑपरेशंस। हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री का आरबीआई है, वो डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। उस मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिवली लागू करने के लिए कॉल मनी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो कॉल मनी के रेट्स है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक जो भी रेट्स डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट्स यानी कि चाहे वो बैंक रेट्स डिसाइड करता है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी जो भी पॉलिसी बनाता है कॉल मनी को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाता है कि उस इंटरेस्ट रेट्स का कॉल मनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे कॉल मनी में रेट्स कितना चेंज आएंगे, और उसका जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी या लिक्विडिटी घटेगी। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है असिस्ट करने में।
तो ये मेन एडवांटेजेस हैं कॉल मनी मार्केट की। लेकिन आपको पता ही है कि कभी भी कोई एक तरफा चीज़ नहीं होती। जहाँ एडवांटेजेस होती हैं तो वहाँ डिसएडवांटेज ज़रूर होती हैं, जब फ़ायदे हैं तो वो नुकसान भी होते हैं। तो डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की ऑफ कॉल मनी मार्केट एक एक करके। सबसे पहले जो डिसएडवांटेजेस है वो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लोकेशन के अंदर भी, कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है इंडिया की कॉल मनी मार्केट की, उसकी जो लोकेशंस है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, चाहे वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, यहीं तक सीमित है। और हम उसमें भी डिस्कस करके आए हैं कि उसमें भी जो मेन को सेंटर्ड है वो मुंबई है। मुंबई में ही ज़्यादातर कॉल मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। इसके रीजंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योंकि इसका जो ऑपरेशंस है वो लिमिटेड है, तो जो स्मॉल सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ये एक उसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज आती है हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। ये काफ़ी वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा इसके जो रेट्स में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चली जाती है, ऑल ऑफ सडन इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ जाती है। और कभी भी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होना, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आना किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मार्केट के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रहता। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आरबीआई का इंटरवेंशन करना कि इसकी जो रेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो हमारी कंट्री में क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए डिमांड और सप्लाई ज़्यादातर मिसमैच रहती है। तो इसलिए जो कॉल मनी के रेट्स हैं वो उसमें काफ़ी वोलेटिलिटी आती रहती है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहता है। थर्ड जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ लैक ऑफ इंटीग्रेशन। हमारे देश की जो डिफरेंट कॉल मनी मार्केट्स हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी हैं, उनका आपस में जो इंटीग्रेशन है, उनके जो अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारी कॉल मनी मार्केट के लिए, क्योंकि उनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से कॉल मनी मार्केट प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पा रही। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है हमारी कॉल मनी मार्केट के लिए। हालांकि आरबीआई टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है इन सारी कमियों को दूर करने के लिए, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। और आने वाले टाइम में और ज़्यादा आरबीआई के जो स्टेप होंगे वो इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों, रेफरेंस के तौर पे आप बुक कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप वीके पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, पोस्ट करिएगा। और आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल करना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं gulianiclasses@gmail.com। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।